ये जो 1729 ये जो नंबर है, ये दो नंबर्स के क्यूब्स के सम में 2 बार एक्सप्रेस हो सकता है और ये दुनिया का सबसे छोटा ऐसा नंबर है। यानी कि 1729 जो है वो 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब इसमें एक्सप्रेस हो सकता है और 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब इसमें एक्सप्रेस हो सकता है। और ये दुनिया का सबसे छोटा नंबर है जिसको हम 2 नंबर्स के सम्स के क्यूब में 2 बार एक्सप्रेस कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है, राष्ट्रीय गणित दिवस है और आज ही के दिन रामानुजन जी का जन्म हुआ था। श्रीनिवास रामानुजन जी का आज ही के दिन जन्म हुआ था। तो आज नेशनल मैथमेटिक्स डे के उपलक्ष्य में आज मैं एक छोटी सी रामानुजन जी की बायोग्राफी आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपको बता दें कि रामानुजन जी का जो जन्म था वो 22 दिसंबर 1887 में इरोड गांव में तमिलनाडु में हुआ था। उनकी पारिवारिक स्थिति जो थी वो बहुत ही गरीब थी, यानी कि उनका परिवार काफ़ी गरीब था और उनकी मदर जो थी वो मंदिर में भक्ति किया करती थी और उनके पिताजी जो थे वो भी कोई छोटा मोटा काम किया करते थे। परिवार का बहुत मुश्किल से गुजारा हो पाता था। और आपको बता दें कि रामानुजन जी के 2 छोटे भाई और थे जिनकी किसी कारण से बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और आपको बता दें, शुरुआत में जब उनका जन्म हुआ था पहले 3 सालों तक उनके मुंह से एक शब्द वचन का नहीं निकला था, जिसकी वजह से परिवार वाले ये सोचने लगे थे कि शायद रामानुजन जी गूंगे पैदा हुए हैं। लेकिन जब 3 वर्ष की आयु में उन्होंने बोलना शुरू किया तो परिवार को एक उम्मीद मिली। नॉर्मली बच्चे जो होते हैं वो 1.5 साल की आयु सीमा से बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन रामानुजन जी जो थे उन्होंने 3 वर्ष की आयु सीमा में बोलना शुरू किया। इसके बाद रामानुजन जी ने, अगर उनकी उपलब्धियों की बात करें, बचपन की उपलब्धियों की बात करें, तो 11 साल की उम्र में उन्होंने जो ग्रेजुएशन लेवल के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे उनको हल करने में कामयाबी पाई। और आपको बता दें कि 10 साल की उम्र में रामानुजन जी ने प्राइमरी की परीक्षा दी थी, जिसमें उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। और स्कूल में एडमिशन लेने के बाद से ही स्कूल में अपने गणित के जो टैलेंट था उसकी वजह से वो पूरे स्कूल में विख्यात हो गए थे। और यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल ने तक ये बात बोल दी थी कि ये स्कूल रामानुजन जी के टैलेंट के सामने बहुत छोटा है। इस तरीके का कुछ उन्होंने बात बोली थी। 10वीं कक्षा में उन्होंने लगभग सभी विषयों में उत्तम अंक हासिल किए और 10वीं कक्षा में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। सभी विषयों में उन्होंने बहुत अच्छे अंक हासिल किए 10वीं में, जिसके फलस्वरूप उन्हें सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप दी गई और आगे की पढ़ाई 11वीं 12वीं की पढ़ाई उनके लिए आसान हो ही गई थी। परंतु गणित में बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से 11वीं 12वीं कक्षा में वो लगभग 24 घंटे मैथमेटिक्स पे ही लगे रहते थे। यहाँ तक कि दूसरे विषयों की पढ़ाई, अगर क्लास में टीचर दूसरे विषयों को पढ़ा रहे होते उस समय भी वो गणित के सवाल उस क्लास में कर रहे होते। मान लीजिए फिजिक्स की क्लास हो रही है, वहाँ भी मैथ ही कर ही रहे हैं वो, जिसकी वजह से 12वीं कक्षा में क्या हुआ कि गणित में उन्होंने 100 में से 100 अंक हासिल किए,
लेकिन बाकी विषयों में वो फेल हो गए। उनकी स्कॉलरशिप भी इस प्रकार से चली गई और स्कॉलरशिप जाने के बाद उनकी पढ़ाई भी छूट गई, यानी कि अब उनके पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास ही था खाली। उसके बाद आर्थिक हालात जो परिवार के थे वो बहुत ही कमज़ोर थे। तुरंत उनकी शादी भी हो गई थी, जिसके बाद रामानुजन जी को नौकरी ढूंढनी पड़ी। बहुत ही कठिन संघर्ष के बाद 10वीं पास थे वो, तो उनको कहीं पे भी नौकरी नहीं मिल रही थी। तो एक प्रोफेसर, एक मैथमेटिशियन थे किसी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने रामानुजन जी की सिफारिश करी, उनके टैलेंट को पहचाना, उनकी सिफारिश करी और लगभग 25 रुपये स्कॉलरशिप के उनको देना शुरू किया। वहाँ से रामानुजन जी ने अपने मैथमेटिक्स की पहली रिसर्च प्रॉपर्टीज़ ऑफ बर्नौली नंबर्स करी। ये उनकी पहली रिसर्च थी। सोचिए एक 10वीं पास लड़का प्रॉपर्टीज़ ऑफ बर्नौली नंबर्स पे रिसर्च कर देता है। उसके बाद उनको एक क्लर्क की नौकरी मिल गई और वहाँ पे क्योंकि कार्य बहुत ज़्यादा नहीं था, तो अपना काम वहाँ पे जो क्लर्क का काम था वो लगभग आधे घंटे का काम था और बाकी पूरे समय उसमें वो मैथमेटिक्स की अपनी थ्योरम्स को के रिज़ल्ट्स को लिखने में पूरा समय बिता देते थे। वो पूरी दिन रात गणित की कैलकुलेशन में लगे रहते थे और आधे घंटे में अपना क्लर्क का काम निपटा देते थे। वहाँ से आप ये कह सकते हैं, हालांकि उनकी तबीयत लगातार ख़राब होती चली जा रही थी और इसके बाद रामानुजन जी जो थे तबीयत लगातार ख़राब उनकी होती चली जा रही थी। तो क्लर्क की नौकरी के दौरान एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि जो जहाँ पे वो नौकरी कर रहे थे, उनके जो बॉस हैं वो अचानक से उनकी किसी कोइंसिडेंट से उनकी कैलकुलेशन को देख लेते हैं, उनको क्लर्क की नौकरी से डिसमिस कर देते हैं। रामानुजन जी डर जाते हैं, लेकिन वो उनकी प्रतिभा को सराह रहे थे और वो सरप्राइज़ देते हैं कि आपकी इस प्रतिभा को एक अलग से स्थान दिया जाना चाहिए। और वो रामानुजन की जो थ्योरीज़ थी, जो नोटबुक्स थी, उसको इंग्लैंड भेजने की सिफारिश करते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी रिसर्च को जारी रखो एक अलग कमरे में, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्लर्क का काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना रिसर्च करते रहो और तुम्हारी इस रिसर्च को इंग्लैंड भेजा जाएगा, लंदन में इंग्लैंड भेजा जाएगा। तो उनकी रिसर्च को जब इंग्लैंड भेजा जाता है तो G.H. हार्डी उनकी रिसर्च को देखते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रामानुजन जी के लेटर को पढ़ते हैं कि रामानुजन जी जो थे वो बहुत गरीब परिवार से थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। हार्डी जी डिसाइड करते हैं कि वो रामानुजन जी को सैलरी प्रदान करेंगे और वो आमंत्रित करते हैं रामानुजन जी को कि आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी जो मैथमेटिक्स की रिसर्च है वो पेश कीजिए। उसके बाद कुछ समय बाद रामानुजन जी जो देवी नामगिरी की पूजा करते थे, जो गणित की देवी हैं उनकी पूजा करते थे, हार्डी जी का लेटर उनको मिलता है। लेकिन जैसा कि हमारे धर्म में बोला जाता है कि समुंदर पार जो है वो जाना मना होता है, लेकिन उसके बाद जो G.H. हार्डी है वो अपने किसी सलाहकार को भारत भेजते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही श्रीनिवास रामानुजन जी के सपनों में देवी नामगिरी उनको अनुमति देती है कि आप जाइए अपनी रिसर्च को जारी रखिए। ऐसा बोला जाता है कि उनके सपनों में देवी नामगिरी आई थी और उन्होंने उनको अनुमति दी कि आप अपनी प्रतिभा को दिखाइए। और फिर उसके बाद रामानुजन जी जो है वो इंग्लैंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रवाना हो जाते हैं।
आपको बता दें जो उनकी रिसर्च थी भारत में, जब वो भारत में थे उनकी रिसर्च थी वो इतनी पूरी हो गई थी कि उसमें उनको एक और गणितज्ञ रिसर्चर की ज़रूरत थी जिसकी मदद से वो रिसर्च जो है वो और ज़्यादा एलैबोरेट हो सकती थी। इसी वजह से वो बार बार हार्डी जी को अप्रोच कर रहे थे, लेकिन आपको आगे की कहानी पता ही है और वो किस तरीके से फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि रामानुजन जी ने अपनी 32 साल की ज़िंदगी में कुल 3900 मैथमेटिक्स फार्मूलाज लिखे हैं, इतनी रिसर्च करी है। और आपको बता दें कि उनकी ये जो 3900 जो रिसर्च है उसका इस्तेमाल क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी और ब्लैक होल नंबर्स में किए जाती है। जो उन्होंने अपनी मैथमेटिक्स की जो रिजल्ट्स फॉर्मूले लिखे हैं उनकी इन 3 फिजिक्स की थ्योरी में इनका इस्तेमाल होता है, क्वांटम फिजिक्स, ब्लैक होल स्ट्रिंग थ्योरी और ब्लैक होल नंबर्स, यानी कि ब्लैक होल की काउंटिंग करने के लिए, ब्लैक होल की काउंटिंग करने के लिए उनकी इस मैथमेटिक्स फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। और एक दो इंसिडेंट में अभी जब वो इंग्लैंड पहुँचे थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुँचे थे, उसका बता देता हूँ जो मेरे बड़े ख़ास तरीके से मुझे याद रहती है। एक बार रामानुजन जी कमरे में बैठे थे, वो पाई की दुनिया में खो गए थे। उस समय कमरे में G.H. हार्डी जी आते हैं। रामानुजन जी कमरे में पाई की वैल्यू जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं और वो अपनी कैलकुलेशन को शुरू करते हैं। G.H. हार्डी जी उस समय लंदन इंग्लैंड में रामानुजन जी की जो नोटबुक्स थी उसको लंदन मैथमेटिक्स सोसाइटी में प्रस्तुत करने जा रहे थे और वो बोलते हैं कि मैं अगले दिन यहाँ पे आ जाऊँगा। और रामानुजन जी उस समय अपनी पाई की दुनिया में ऐसे खो जाते हैं कि G.H. हार्डी जाके वापस आ जाते हैं और जैसी G.H. हार्डी वापस से उस रूम में पहुँचते हैं, रामानुजन जी पूरी तरीके से पाई की दुनिया में ऐसे खोए हुए थे, ना उनको खाने का पता, ना उनको किसी और चीज़ का पता। और जैसी G.H. हार्डी जी वहाँ पहुँचते हैं, रामानुजन की शायद कैलकुलेशन जो है, पाई की कैलकुलेशन ख़त्म हो जाती है और वो हार्डी को बोलते हैं कि हार्डी तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। हार्डी बोलते हैं कि तुम यहाँ अभी तक बैठे हो, 30 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और तुम अभी तक यहाँ बैठे हो। तो रामानुजन जी समय देखते हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि वो 30 घंटे तक बिना खाना खाए और बिना कुछ किए अपनी गणित की कैलकुलेशन में पूरी तरीके से खो जाते हैं। ये एक ऐसी लगन होती है कि आप जब अपने टैलेंट की फील्ड में पूरी तरीके से निस्तानाबूद हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, तो आप खाना भूल जाते हैं, आप अपनी उस दुनिया में खो जाते हैं। और आपको ही पता है कि पाई की वैल्यू हमें 7-8 डिजिट तक ही याद रहती है और उन्होंने ना जाने कितने डिजिट तक उसको उस समय 30 घंटे में निकाला होगा। उसके बाद एक और इंसिडेंट मैं आपको बता दूं, रामानुजन जी हॉस्पिटल में भर्ती हुए होते हैं इंग्लैंड में। उनकी सेहत लगातार गिरती चली जाती है इंग्लैंड में और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पास उनकी सेहत लगातार गिरती चली जाती है और वो हॉस्पिटल के बेड में पड़े होते हैं। हार्डी एक टैक्सी में बैठ के आते हैं और जैसा कि मैथमेटिशियन का काम होता है, वो जब भी बैठते हैं उनका ध्यान पूरा नंबर्स की तरफ जाता है। तो G.H. हार्डी का जो ध्यान था वो गाड़ी के नंबर में जाता है, जिस गाड़ी का नंबर होता है 1729, यानी कि 1729। वो उस नंबर को नोटिस करके कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बना पाते। वो तुरंत गाड़ी से उतरते हैं और रामानुजन के पास जाते हैं। तो वो कहते हैं रामानुजन से कि रामानुजन आज कुछ खास दिन नहीं रहा, मैंने गाड़ी का नंबर देखा, वो नंबर था 1729 और ये इस पे मैं कोई रिलेशन नहीं बना पाया, ये बहुत अच्छा नंबर नहीं है। तो रामानुजन कहते हैं नहीं, ये नंबर बहुत ख़ास नंबर है। वो कहते हैं रामानुजन जी, हार्डी पूछते हैं कि कैसे, तो रामानुजन जी कहते हैं
ये जो 1729 ये जो नंबर है, ये दो नंबर्स के क्यूब्स के सम में 2 बार एक्सप्रेस हो सकता है और ये दुनिया का सबसे छोटा ऐसा नंबर है। यानी कि 1729 जो है वो 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब इसमें एक्सप्रेस हो सकता है और 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब इसमें एक्सप्रेस हो सकता है। और ये दुनिया का सबसे छोटा नंबर है जिसको हम 2 नंबर्स के सम्स के क्यूब में 2 बार एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से दोनों ने मिलकर रामानुजन हार्डी नंबर यानी हार्डी रामानुजन नंबर की खोज करी और इस नंबर को रामानुजन नंबर से जाना जाता है। 1729 ये दुनिया का सबसे छोटा नंबर है जिसको 2 नंबर्स के क्यूब्स के सम में 2 बार एक्सप्रेस किया जा सकता है। इस तरीके से कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग सामने निकल के आती है। अब इसको हार्डी रामानुजन नंबर क्यों कहा जाता है? इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हार्डी का ध्यान उस नंबर की तरफ गया और फिर रामानुजन ने उसमें रिलेशन बता दिया। अगर हार्डी उस नंबर को नोटिस ना करते तो इस नंबर की कभी खोज ही नहीं हो पाती और ये भी नहीं पता चल पाता कि ये दुनिया का सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसको 2 सम्स के क्यूब के 2 नंबर्स के क्यूब्स के सम में 2 बार एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो बहुत ही अभूतपूर्व ये उदाहरण है। 32 साल की उम्र में रामानुजन जी की 26 अप्रैल 1920 में उनकी मृत्यु हो जाती है और आज ही के दिन 137वीं वर्षगांठ उनकी मनाई जा रही है रामानुजन जी की। नेशनल मैथमेटिक्स डे के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं हम आपको। गणित की फील्ड में जितने भी मैथमेटिशियन हैं वो बड़े बड़ी डिस्कवरीज़ करें, यही मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं भी लगभग 14.5 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, इसलिए मेरा विशेष लगाव है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। और रामानुजन जी को मैं भी अपना गुरु मानता हूं और जितने भी मैथमेटिशियन हैं, खासकर मेरा लगाव जो है वो आर्यभट्ट और रामानुजन जी के साथ बहुत ज़्यादा रहता है। उन्हीं से इंस्पायर होके मैं कई बार बहुत ही अधिक गणित इंटरेस्ट के साथ पढ़ता हूँ। मैं भी मैथमेटिक्स में उतना टैलेंटेड नहीं हूँ जितना रामानुजन जी हैं, लेकिन जब मैं गणित की कोई चीज़ें देखता हूँ मेरा भी इसी तरीके से इंटरेस्ट जो है वो बन जाता है। तो इसीलिए मैंने आज लगभग रामानुजन जी के बायोग्राफी को यहाँ पे कवर किया, आपको कुछ सच्ची कहानियाँ सुनाई। काश भगवान उनको 32 साल की जगह और जीवन देते, एक नेचुरल जीवन देते, तो ना जाने आज वो कितने सारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो लिख पाते। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि उन्होंने जितने भी थ्योरम्स लिखे थे उसके रिज़ल्ट्स लिखे थे, उसके प्रूफ जो है वो नहीं लिख पाए थे। और एक ख़ास बात और बता दूं, उन्होंने जो 3900 जो प्रूफ दिए हैं, अभी तक 100 साल हो चुके हैं, उन सारे 3900 थ्योरीज़ के रिज़ल्ट्स को आज तक प्रूफ नहीं किया जा सका है। यानी कि 100 साल हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं पूरी दुनिया में, वो उन रामानुजन के रिज़ल्ट्स को प्रूफ नहीं कर पाए हैं। इतना इनक्रेडिबल दिमाग था उनका। हालांकि वो कहते थे कि मेरा प्रूफ में इंटरेस्ट नहीं है, मैं वो नामगिरी देवी हमारे सपनों में आती है और वो तुरंत से फॉर्मूला बता के चले जाती है और उसके बाद हम दूसरी कैलकुलेशन में जल्दी से लग जाते हैं, समय बिना वेस्ट किए। तो जितने जो हार्डी और लिटिल वुड थे इंग्लैंड के अंदर, वो उनके जो रिज़ल्ट्स थे उनको प्रूफ कर रहे थे। उसके बाद उनकी भी डेथ हो जाती है और उसके बाद बाकी के जितने भी मैथमेटिशियंस हैं वो लग जाते हैं उनके रिज़ल्ट्स को प्रूफ करने। अभी 100 साल हो चुके हैं, 100 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं, उनके मैथमेटिक्स के रिज़ल्ट्स को प्रूफ अभी भी नहीं किया जा सका है। तो इतना तेज़ दिमाग, इतना इनक्रेडिबल दिमाग, मुझे लगता है बहुत मुश्किल ही किसी और मैथमेटिशियन का देखने को मिलता है। हाँ, हार्डी जी ने उनके बारे में ये कहा था कि हमारा मैथमेटिक्स के न्यूटन से सामना हो गया है, तो इसीलिए उन्होंने तुरंत उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुला दिया था। तो ये थी रामानुजन जी की कहानी।
रामानुजन जी आपको कैसे लगते हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपको कैसा लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। जय भारत, जय उत्तराखंड।